नमस्कार दोस्तों, सनराइज सीएससी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन न्यूज़ के बारे में। दिनांक 13 दिसंबर की जितनी भी आपकी एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन न्यूज़ हैं, उनकी चर्चा हम करने वाले हैं। लगभग डेली आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें डेली की जो भी आपकी न्यूज़ हैं, जिसमें हम कवर करेंगे एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन, वो आपका डेली का वीडियो मिल जाएगा। तो इसमें हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं, जिसमें पहली जो हमारी फर्स्ट न्यूज़ रहने वाली है वो है हरियाणा में नगर निकायों के पहले चरण के चुनाव 2 फरवरी 2025 को संभव है। 13 जनवरी को घोषणा संभव है। इसमें बताया गया है राज्य चुनाव आयोग पहले चरण में 3 नगर निगमों, 3 नगर परिषदों और 21 नगर पालिकाओं में कराएगा चुनाव। इसमें जो अहम बात है जो जानने योग्य है वो ये है कि जो आपकी अंतिम प्रकाशन है वो 6 जनवरी 2025 को होगा। यानी कि जो आपकी फाइनल वोटर लिस्ट आएगी, मतदाता सूची आएगी, वो 6 जनवरी को आ जाएगी। और हम ड्राफ्ट की बात करें, जो आपकी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है वो आपको 17 दिसंबर को जारी हो जाएगी। और उसमें यदि कोई आपका करेक्शन है, आपत्ति है, तो उसकी अंतिम तिथि आपकी 23 दिसंबर रखी गई है। और यदि उससे हायर अपील आप उठा रहे हैं तो वो आपकी 31 दिसंबर तक को आप डाल सकते हैं। यानी कि जो नगर निगम नगर पालिकाओं का जो चुनाव होना है उसमें 17 दिसंबर को जो वोटर लिस्ट आएगी वो आप साइट पर देख पाएंगे, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। उसमें यदि आपका कोई करेक्शन है, आपका नाम नहीं आया है, किसी प्रकार का कोई भी आपकी आपत्ति है, वो 23 दिसंबर तक आप एसडीएम के सामने प्रस्तुत अपना दावा कर सकते हैं और उसको ठीक करा सकते हैं। यदि उसके अलावा भी आपका सॉल्यूशन नहीं हो रहा है तो आप हायर अथॉरिटी में 31 दिसंबर तक इसको करा सकते हैं। जिसको डिटेल में खबर पढ़नी है वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली हमारी न्यूज़ है, कल पानीपत में सुनी जाएंगी रोहतक जोन के बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतें। ठीक है, ये 12 दिसंबर का न्यूज़ है। इसमें हम मेन मेन बात करें तो जो भी आपकी शिकायतें हैं बिजली बिल से संबंधित, यहाँ पे बताया हुआ है रोहतक जोन के जिलों के उपभोक्ताओं के गलत बिलों, बिजली बिल की दरों के संबंधित मामलों की, मीटर सिक्योरिटी से जुड़े मामलों की, खराब हुए मीटर से संबंधित मामलों की, वोल्टेज से जुड़े हुए मामलों का दावा निस्तारण किया जाएगा। इस दौरान बिजली चोरी, बिजली के दुरुपयोग के और घातक गैर घातक दुर्घटना मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। उपभोक्ता और निगम के बीच किसी भी विवाद के निपटान के लिए फोरम में वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायत प्रस्तुत करने से पहले पिछले 6 महीनों के दौरान उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान किए गए बिजली के औसत शुल्क के आधार पर गणना की गई प्रत्येक माह के लिए दावा की राशि या उसके द्वारा देय बिजली शुल्क के बराबर राशि जो कम है उपभोक्ताओं को जमा करवानी होगी। इसमें ये दो मेन पॉइंट है। फिर भी यदि किसी की बिजली से संबंधित कोई शिकायत है तो वो कल पानीपत में पहुंच सकते हैं। इसमें पूरी डिटेल यहाँ पे दी हुई है, कहाँ क्या कैंप लगना है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बात करें हम अगली न्यूज की, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। सरकार गाँवों को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए कर रही है प्रोत्साहित। यानी कि गवर्नमेंट है वो गाँवों में सौर ऊर्जा अपनाए लोग, ताकि उनका कम से कम बिजली बिल आए। इसमें हमारी स्कीम चली हुई है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। हरियाणा में सरकारी भवनों पर लगेंगे सौर ऊर्जा संयंत्र। सरकार ने 3,000 से अधिक भवनों की पहचान की है। यानी कि अब जो गवर्नमेंट यहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट है जिनकी बिल्डिंग बनी हुई है उन पर भी गवर्नमेंट सौर ऊर्जा लगाने के लिए उन्होंने पहचान कर ली है किन किन भवनों पर सौर ऊर्जा लगानी है। मुख्य सचिव बोले हरियाणा में 45.90 मेगावाट के 9600 रूफटॉप सोलर सिस्टम लगे, लाभार्थियों को मिली 52.54 करोड़ रुपए की सब्सिडी। यानी कि 9600 रूफटॉप सोलर सिस्टम लग चुके हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट ने हमारे लिए स्कीम जारी कर रखी है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। यह सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट ने अपने तरफ से इसमें कुछ ऐड किया है, जिसकी वजह से जो हमारी सब्सिडी है वो यहाँ पे बढ़ गई है। 2 किलोवाट तक लगभग फ्री में आप सोलर ऊर्जा लगा सकते हैं। ये केवल उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए है जिनका बीपीएल राशन कार्ड बना हुआ है। यदि ये खबर आप पूरी पढ़ना चाहें तो मैं एक बार इसको अनजूम कर देता हूँ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जितने भी इंफॉर्मेशन है इसमें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब हम चलते हैं अगली खबर की तरफ। इसमें अगली खबर हमारी है, प्रदेश भर के 82 लाख बिजली उपभोक्ताओं को लग सकता है झटका, बढ़ सकती हैं दरें। यानी कि जो बिजली बिल की दरें हैं वो बढ़ सकती हैं। डिस्कॉम ने अगले वित्तीय वर्ष में 4520 करोड़ घाटा दिखाया। उपभोक्ताओं पर भी 7300 करोड़ बकाया। यानी कि जो 7300 करोड़ रुपए हैं वो उपभोक्ताओं के बिजली बिल के बकाया हैं।
पिछले साल भी कंपनी ने 3100 करोड़ से ज़्यादा का दिखाया था घाटा। यानी कि यदि कंपनी को बार बार घाटा आ रहा है तो इसकी संभावना है कि जो आपकी बिजली की दरें हैं वो बढ़ सकते हैं। यदि आप उपभोक्ताओं में कितना पैसा बाकी है जानना चाहें तो इसमें देख लीजिए घरेलू शहरी, घरेलू ग्रामीण, कृषि, नॉन घरेलू, इंडस्ट्रियल, सरकारी विभाग और अन्य सभी का यहाँ पे रिकवरी बाकी दिखाई हुई है। हम बात करें सरकारी विभागों में तो सरकारी विभागों में भी 340 करोड़ रुपए की रिकवरी अभी भी बाकी है। कमीशन करेगा दरों को लेकर फैसला। यहाँ पे ये कमीशन है वो आपका जो दर है कितनी बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए उसका फैसला करता है। तो यहाँ पे यही बताया हुआ है। डिस्कॉम ने याचिका में ऐसे बताया लेखा जोखा, जो भी लेखा जोखा है यहाँ पे वो डिस्कॉम ने इसमें पैराग्राफ में बताया हुआ है। यदि इस न्यूज़ को आप अच्छे से पढ़ना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अगली न्यूज़ की तरफ। हमारी अगली न्यूज़ है फर्जी डीएमसी की सूचना पर 8 घंटे जांच, केस दर्ज, दुकान संचालक फरार। इसमें 10 राज्यों के संस्थानों की 150 मार्कशीट मिली। 10,000 से 1 लाख रुपए में बनाकर देते थे। 30,000 में बीए की डीएमसी ली, उसी पर एमए कर रहा है। टीम को मिले गांव रंगड़ी खेड़ा के युवक ने बताया कि 30,000 रुपए में यहाँ से बीए की डीएमसी ली थी, उसी पर सीडीएलयू में एमए कर रहा है। आज माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेने आया था, बरामद हुई 150 डीएमसी, 40 से ज्यादा विवि से संबंधित है। यानी कि ये आपकी सिरसा की न्यूज़ है जिसमें फर्जी डीएमसी है। एक दुकान पर रेड की गई थी जिसमें ये मार्कशीट मिली है और अभी जो दुकान के संचालक हैं वो फरार हैं। बहुत सारी धोखाधड़ियां होती रहती हैं। जो भी आप डीएमसी बनवाते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के डीएमसी बनवाते हैं, बाद में उनको धोखाधड़ी हो जाती है। तो यहाँ पे जो फोटो दिखाया हुआ है डीएमसी की जांच करते हुए अधिकारी, जो अधिकारी हैं वो जितने भी डीएमसी मिली हैं उनकी जांच कर रहे हैं। ध्यान रखें फ्री आधार कार्ड की सुविधा सिर्फ कल तक। फ्री आधार कार्ड अपडेट की सुविधा, इसमें हम आपको बता देते हैं मुफ्त आधार कार्ड अपडेट करने की समय सीमा शनिवार को खत्म हो रही है। माई आधार पोर्टल पर सभी जरूरी डिटेल बिना खर्च के ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद ऑफलाइन अपडेट करने पर शुल्क लगेगा। यूआईडी हर 10 साल में आधार अपडेट करने का आग्रह कर रहा है। ऐसे लोग जो किसी नए शहर में शिफ्ट हुए हैं या पता बदला है उन्हें अपडेट करना चाहिए। स्टेप यहाँ पे बताया हुआ है। माई आधार की वेबसाइट पर आप लॉगिन कर सकते हैं। मैं एक बार मूलतः आपको इसकी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। आधार अपडेट जो है वो आपका दो तरह से होता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं। एक आपका बायोमेट्रिक आधार अपडेट होता है। बायोमेट्रिक का मतलब होता है कि आपने फोटो अपडेट करवा लिया, आपके फिंगरप्रिंट्स अपडेट करवा लिए, वो होता है बायोमेट्रिक अपडेट, या फिर आपने मोबाइल नंबर अपडेट करवा लिया। दूसरा यहाँ पे जो लास्ट डेट अपडेट आधार की बताई हुई है वो लास्ट डेट है आपको डॉक्यूमेंट अपडेट करना होता है। उसके अंदर एक आपका एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट अपडेट होता है, एक आपका आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट अपडेट होता है। लगभग वोटर कार्ड अपलोड करते हैं क्योंकि वोटर कार्ड दोनों में काम करता है, लेकिन यहाँ पे आप राशन कार्ड भी, डोमिसाइल भी, पैन कार्ड भी, ड्राइविंग लाइसेंस भी अपडेट कर सकते हैं। और ये जो अपडेट है ये बिल्कुल फ्री है। आपको या तो माई आधार की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है या गूगल पे माई आधार के ऑप्शन में जाकर के आपको डॉक्यूमेंट अपडेट का ऑप्शन मिलेगा जो आपका बिल्कुल कॉस्ट ऑफ फ्री है। और इसकी 2-3 बार अंतिम तिथि बढ़ाई जा चुकी है। यदि अभी भी किसी कैंडिडेट ने आधार कार्ड अपडेट नहीं किया है तो अपना आधार कार्ड अपडेट कर सकता है। हो सकता है बाद में जिस तरह पैन कार्ड में आप आधार लिंक करेंगे तो उसकी फीस लगती है, ठीक उसी प्रकार आधार अपडेट करने का भी फीस ली जा सकती है। तो इसलिए जरूर से जरूर अपना आधार कार्ड अपडेट करें। अगली हमारी न्यूज़ है युवाओं को चुनाव से पहले निकली खेल कोटे व पुलिस भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ने का इंतजार है। क्योंकि चुनाव से पहले हरियाणा गवर्नमेंट ने खेल कोटे पर और पुलिस भर्ती का जो एडवर्टाइजमेंट है वो जारी की थी, लेकिन वो नहीं हो पाई थी। अगस्त में निकाला गया था विज्ञापन। अब दिसंबर आखिरी या जनवरी में प्रक्रिया शुरू होने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। इसमें खेल कोटे के 445 पद व पुलिस विभाग में 5,666 पदों पर निकाली थी भर्ती। विधानसभा चुनावों से ठीक पहले निकाली गई भर्तियों की प्रक्रिया अभी आगे नहीं बढ़ी है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से अगस्त में चुनाव आचार संहिता से ठीक पहले खेल कोटे और पुलिस कांस्टेबल समेत कुछ भर्तियों का विज्ञापन जारी किया था। सीएम नायब सिंह सैनी ने परिणाम रुकने पर 24,000 युवाओं को शपथ से पहले ज्वाइनिंग करने का वादा किया हुआ वो जो पूरा हो चुका है, लेकिन जो भर्तियां निकाली गई थी उस पर अभी आगे काम नहीं बढ़ रहा है। तो यहाँ पे ये जो भर्तियां हैं ये आपकी जनवरी में होने की संभावना है। हम बात करें पीजीटी अंग्रेजी हिंदी के स्क्रीनिंग टेस्ट का परिणाम घोषित यहाँ पे। और अगली जो हमारी न्यूज़ है उसमें आया हुआ है सरकार अग्निवीरों को सीईटी से दे सकती है छूट। राज्य में अग्निवीरों को सरकार सीईटी से छूट दे सकती है। बताया गया है कि सीईटी के संशोधन को लेकर जो प्रस्ताव तैयार किया गया है
उसमें ग्रुप सी की भर्ती में उन्हें सीईटी में छूट देने का उल्लेख किया गया है। हालांकि अभी आखिरी निर्णय सरकार को करना है। सरकार अग्निवीर को पहले नौकरी में आरक्षण दे चुकी है, यानी कि गवर्नमेंट ये योजनाएं बना रही है, हालांकि इनमें इम्प्लीमेंट अभी नहीं हुआ है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगले हमारी न्यूज है द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, यानी कि 1991। भारत में अलग अलग धर्मों के पूजा स्थलों की मौजूदा स्थिति को जस का तस रखने के लिए 15 अगस्त 1991 को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू किया गया था। इसका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, कानून में कहा गया था कि देश में आजादी के समय यानी कि 15 अगस्त 1947 को जो पूजा स्थल जिस स्थिति में था उसे वैसा ही रखा जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत नागरिकों को अपना धर्म मानने और उसका पालन करने की आजादी है। यह कानून इसी अधिकार के तहत किसी भी धार्मिक स्थल को दूसरे धर्म के स्थल में बदलने पर रोक लगाता है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सभी धार्मिक स्थलों पर लागू होता है, यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या किसी और धर्म के स्थलों को दूसरे धर्म के स्थल में नहीं बदला जा सकता है। कानून में यह प्रावधान भी है कि धार्मिक स्थल में बदलाव को लेकर अगर कोई विवाद होता है तो फैसला देते समय 15 अगस्त 1947 की स्थिति पर विचार किया जाएगा। द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की 4 जरूरी बातें। सेक्शन 3, 15 अगस्त 1947 के बाद धार्मिक स्थलों में कोई बदलाव नहीं। धार्मिक स्थलों को उसी रूप में संरक्षित किया जाएगा जिसमें वह 15 अगस्त 1947 को था। अगर यह साबित भी होता है कि वर्तमान धार्मिक स्थल को इतिहास में किसी दूसरे धार्मिक स्थल को तोड़कर बनाया गया था, तो भी उसके वर्तमान स्वरूप को बदला नहीं जा सकता। सेक्शन 4, 15 अगस्त 1947 से पहले के विवाद पर कोई नया मुकदमा नहीं। 15 अगस्त 1947 को मौजूद किसी भी उपासना स्थल के धार्मिक चरित्र को बदलने के लिए किसी भी अदालत में पेंडिंग कोई भी मुकदमा या कानूनी कार्रवाई खत्म हो जाएगी और कोई नया मुकदमा या कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी। अगर उपासना स्थल में बदलाव 15 अगस्त 1947 के बाद हुआ है तो ऐसे में कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। सेक्शन 5, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर लागू नहीं। द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के कोई प्रावधान अयोध्या के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर लागू नहीं होंगे। सेक्शन 6, 3 साल तक की सजा का प्रावधान। अगर कोई व्यक्ति इस एक्ट के सेक्शन 3 का उल्लंघन करता है तो उसे 3 साल तक की सजा और जुर्माना भरना पड़ सकता है। ये जो आपका प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 था, इसकी परिभाषा यहाँ पर समझाई गई है, क्योंकि हालांकि आजकल इसमें ज़्यादा केस आ रहे हैं, इस वजह से इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, इस वजह से ये यहाँ पे दिखाया हुआ है। अब हम बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली हमारी न्यूज़ है नारनौल समाधान शिविरों में पूरा रिकॉर्ड पोर्टल पर रख किया जा रहा है समाधान, उपायुक्त ने कहा। नारनौल मुख्यमंत्री नायब सिंह के निर्देश पर लगाए जा रहे समाधान शिविरों के तहत उपायुक्त डॉक्टर विवेक भारती ने गुरुवार को लघु सचिवालय में नागरिकों की समस्याएं सुनी। इस मौके पर 22 नागरिकों ने अपनी शिकायत एवं समस्याएं रखी। उपायुक्त ने कहा कि समाधान शिविरों में जन शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है। इसके अलावा जो सामूहिक मांगे हैं उन पर आगामी कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है। अधिकारियों को सभी शिकायतों व समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि यह समाधान शिविर प्रशासन की पारदर्शिता का प्रतीक बन रहे हैं। उन्होंने बताया कि एक एक शिकायत का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन पोर्टल पर रखा जा रहा है। हर मामले में पूरी पारदर्शिता के साथ अधिकारी कार्य कर रहे हैं। सरकार व जिला प्रशासन का संकल्प है कि आम नागरिकों को अपनी छोटी मोटी शिकायतों के लिए किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। इस अवसर पर सीटीएम मंजीत कुमार, डीएसपी सुरेश कुमार सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। यानी कि जो आपका समाधान शिविर लग रहा है उसकी एक हिसाब से रिपोर्ट दी गई है। यदि आपकी कोई समस्या है तो आप समाधान शिविर में विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे अगली खबर वही हमारी है, अटेली व कनीना नगर पालिका चुनाव के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी नियुक्त। 17 दिसंबर को होगा वार्ड वाइज ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन। जो हमने शुरुआत में बताया था सेम वही यहाँ पे न्यूज़ है। ये स्पेशल कनीना व अटेली नगर पालिका की है। 17 दिसंबर को आपके ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आ जाएगी। उससे पहले आपका कोई करेक्शन है आप पहले भी करवा सकते हैं और बाद में भी करवा सकते हैं 23 दिसंबर तक। अगला हमारा है स्पोर्ट्स के लिए। 3 जनवरी से 8 जनवरी तक नई दिल्ली में होगा अखिल भारतीय सिविल सेवा बैडमिंटन टूर्नामेंट। क्रिकेट, बास्केटबॉल, कबड्डी और टेबल टेनिस की भी प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी। यानी कि जो ये आपका टूर्नामेंट है बैडमिंटन टूर्नामेंट, ये आयोजन हो रहा है जिसकी दिनांक आपकी 3 जनवरी से 8 जनवरी बता दी गई है। और इसमें आपका ब्रीफ में न्यूज़ चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के ये न्यूज़ पढ़ सकते हैं।
अब हम चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है हालात विद्यार्थियों के कारनामों से बड़ी अभिभावकों और शिक्षकों की परेशानी, बिना पढ़े कैसे पास होंगे। टैबलेट में पढ़ाई कम, सोशल मीडिया देख रहे लोग तोड़वा 400 रुपए खर्च कर ऐप डलवा रहे विद्यार्थी। यानी कि ये जो आप टैब देख रहे हैं, जो हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से विद्यार्थियों को वितरित किए गए थे, इसमें गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी लगा रखी थी कि इसमें केवल जो इनके एजुकेशनल ऐप हैं वही वर्क करती थी, लेकिन बाहर से जितने भी मोबाइल वाले हैं वो इनका लॉक तोड़ देते हैं, इनका जो सिक्योरिटी है उसको तोड़ करके इसमें जो भी सोशल मीडिया की ऐप है वो डाल देते हैं, जिससे विद्यार्थी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और सोशल मीडिया का ज़्यादा यूज कर रहे हैं, जिनसे उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। अब चलते हैं हम अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है पीजीआई ने पेंशनर और फैमिली पेंशनर के लिए बनाई नई व्यवस्था। वेबसाइट में सुविधा, घर बैठे ईमेल से होगा पीजीआई के पेंशनर की समस्या का समाधान। यानी कि जो पीजीआई है उसमें जो पेंशनर है उनकी यदि कोई समस्या है तो वो घर बैठे समाधान करवा सकते हैं। उनके लिए अलग से वेबसाइट बनाया गया है। विभाग ने जारी की ईमेल आईडी। विभाग ने जो ईमेल आईडी है वो जारी कर दी है। इसमें जो आपकी समस्या है वो आप ईमेल करके समाधान करवा सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है पीजीआई की ईमेल आईडी, यहाँ पे बताई हुई है। जिसको ये ईमेल आईडी नोट करनी है वो नोट कर सकता है, स्क्रीनशॉट ले सकता है। अगली हमारी न्यूज है युवा शिक्षा अवसर क्लैट 2025 काउंसलिंग शुरू, 20 दिसंबर तक करें रजिस्ट्रेशन। आंसर की में हुआ बदलाव, 4% लिए वापस, 3 में किया गया संशोधन। सीट आवंटन की 26 को जारी होगी पहली लिस्ट। CMIR नेट 30 दिसंबर तक कर सकते हैं आवेदन, 6 जनवरी से परीक्षा। नैक ने आवेदन पोर्टल किया बंद, अब नए नियमों के आधार पर खोला जाएगा। ITBP 51 पद, 10वीं और 12वीं पास के लिए मौका। इसमें 51 पद हैं और जो इनका आवेदन प्रक्रिया है 24 दिसंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी और उम्मीदवार 22 जनवरी तक ITBP की ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया के तहत हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक के 7 और कांस्टेबल मोटर मैकेनिक के 44 पदों पर भर्ती होगी। हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक के लिए 12वीं पास और मोटर मैकेनिक या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में ITI सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और 3 वर्ष का अनुभव होना जरूरी है। वहीं कांस्टेबल मोटर मैकेनिक के लिए 10वीं पास और मोटर मैकेनिक में ITI सर्टिफिकेट या ट्रेड में 3 साल का अनुभव अनिवार्य है। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं आज के 10 सवाल। इसमें मैं सवाल एक एक पढ़ के नहीं बताऊंगा, लेकिन यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपके 8 क्वेश्चन ये हो गए और नीचे के 2-3 क्वेश्चन ये हो गए, नीचे उनका उत्तर दिया हुआ है। कंप्लीट पेज का स्क्रीनशॉट चाहिए तो यहाँ से आप कंप्लीट पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगली न्यूज में बताया हुआ है अपने देश में नकली वस्तुओं और मिलावट का खेल। यहाँ पे जो हमारी कोविड-19 की जो वैक्सीन थी उसके बारे में बताया हुआ है और साथ में बताया हुआ है जो हमारे देश में नकली वस्तुएं हैं उसकी किस प्रकार भरमार चल रही है और उसका किस प्रकार खंडन करने की कोशिश यहाँ पे दैनिक सवेरे टाइम्स ने की है। तो इसमें आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, बताने होगी कुछ है नहीं। वही हम बात करें आज के इतिहास के। आज के दिनांक में 1232 में इल्तुतमिश ने ग्वालियर पर कब्जा किया। 1920 में हेग में लीग ऑफ नेशंस का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थापित। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। 1921 में ही वाशिंगटन सम्मेलन के दौरान अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और फ्रांस के बीच 4 पावर संधि पर हस्ताक्षर। 1937 में चीन और जापान के बीच हुए नानजिंग के युद्ध में जापानियों की जीत, जिसके बाद 3 लाख से ज्यादा चीनियों का नरसंहार हुआ। 1974 में माल्टा गणतंत्र देश बना। 1989 में देश के पहले मुस्लिम गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की पुत्री को आतंकियों के चंगुल से छुड़ाने के लिए 5 आतंकवादी जेल से रिहा किए गए थे। ये 13 दिसंबर की है। अलग अलग सन के अनुसार इनका अलग अलग जो इतिहास आज की डेट का वो यहाँ पे बताया हुआ है। अगली हमारी न्यूज है MDU की कई परीक्षाएं 18 दिसंबर में है। MDU ने मर्सी परीक्षाओं का परिणाम किया जारी। मैं एक बार थोड़ा सा जूम कर देता हूं। विश्वविद्यालय ने अक्टूबर में हुई मर्सी चांस की परीक्षाएं MSc फिजिक्स के प्रथम, दूसरे, तीसरे व चौथे सेमेस्टर रीअपियर, MSc कंप्यूटर साइंस की प्रथम, तीसरे व चौथे सेमेस्टर रीअपियर, MSc केमिस्ट्री के तीसरे व चौथे सेमेस्टर रीअपियर, MSc बॉटनी के प्रथम, दूसरे व तीसरे सेमेस्टर रीअपियर, MSc बायोकेमिस्ट्री के तीसरे व चौथे सेमेस्टर रीअपियर और MSc मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी के प्रथम सेमेस्टर रीअपियर की परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय वेबसाइट पर उपलब्ध है और 18 दिसंबर से जो परीक्षाएं होंगी उनके कुछ कोर्सेज ये दिए हुए हैं।
आप इनका जो डेट शीट है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं, कौन कौन से कोर्स की कौन कौन सी परीक्षाएं हैं, और यदि इसमें आप पढ़ना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आज के लिए केवल इतनी ही अपडेट है। 1 या 2 दिन में जितने भी आपका जो आपका रोजगार से संबंधित न्यूज़पेपर प्रकाशन होता है, उसमें जो आपके रोजगार दिए हुए हैं, जो आपका रिक्वायरमेंट से संबंधित जितनी भी आपकी भर्तियां हैं, जितनी भी रिक्वायरमेंट निकली हुई है, उसका भी वीडियो हम जल्दी लेके आएंगे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।